जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट AEDO BPSC AEDO का प्रैक्टिस सेट है जो यूथ पब्लिकेशन का है। यूथ पब्लिकेशन का है जो ये क्या है, AEDO का प्रैक्टिस सेट है BPSC के लिए। AEDO BPSC यानी शिक्षा पदाधिकारी जो है उसका जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसमें यूथ पब्लिकेशन ने सेट प्रैक्टिस बनाया है। लगभग इसमें 20 के करीब इसमें सेट प्रैक्टिस है। इसमें लगभग कितना है, 25 के करीब दिया हुआ है। तो 25 सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है और एक एक करके हम इसमें के सारे प्रैक्टिस सेट जो दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे। एक एक प्रैक्टिस सेट रोज़ हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे और आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं, पहले प्रश्न से है प्रैक्टिस सेट 1। AEDO का प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें का जो हम पहले प्रश्न से चलेंगे। पहला प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है और उसमें का आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कुम्हार स्थल संबंधित है। कुम्हार स्थल संबंधित है तो कुम्हार स्थल किससे संबंधित है? ये पाटलिपुत्र से संबंधित है। कुम्हार स्थल किससे संबंधित है? पाटलिपुत्र से संबंधित है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। कब चलता है? तो 1 अप्रैल से क्या है, 31 मार्च तक चलता है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का आविष्कार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करता है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, यानी जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या चीज़ है? तो वह सप्तऋषि तारामंडल है। वह सप्तऋषि तारा जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, ये बताना है। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, ये जो दिया हुआ है इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रारंभिक इतिहास के पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के प्रारंभिक इतिहास के पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ भारत के प्रारंभिक इतिहास के पुस्तक के लेखक हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। 8 नंबर का क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका खाद्य प्रसंस्करण भी हो जाएगा, दुग्ध भी हो जाएगा, चीनी भी हो जाएगा, निर्माण भी हो जाएगा। तो इसमें एक से अधिक प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व कौन किया था? मोहम्मद यूनुस जो है नेतृत्व किया था 1937 में गठित प्रांतीय भारतीय मंत्रिमंडल का। पटना लॉन का महात्मा गांधी पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका नामकरण किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो इनको सोते हुए पकड़ा गया था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, गायब कर दिया है। इनको पकड़ा गया था 3 मार्च, 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। 3 मार्च 1900 ईस्वी को इसमें इनको पकड़ा गया था, जो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? चिरांद का कह रहा है। तो बिहार में चिरांद कहाँ पे पाया जाता है? तो ये चिरांद छपरा साइड में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? सलार मसूद गाजी, दरिया साहब, इमाम शाह फकी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है कि किसने किया था। तो हो जाएगा आंसर दरिया साहब। ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना दरिया साहब ने किया था, दरिया साहब। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। तो हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन का सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा, कोचिन शिपयार्ड द्वारा, वेस्टर्न शिपयार्ड द्वारा या मझगांव शिपयार्ड द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया था? हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया था, कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 1924 को कहाँ स्थापित किया गया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा एंजाइम है? वह एंजाइम कौन सा है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है? तो वो कौन सा है? एमाइलेज है। एमाइलेज जो है हमारे भोजन में क्या करता है? मुंह में भोजन के साथ मिलता है। लीची का खाद्य भाग क्या है? तो लीची का खाद्य भाग है एरिल। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? एरिल। पौधे में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं। पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं गार्नर और एलार्ड, स्टीवर्ड और सेलियरी, थीमन और स्कूस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन खोज करने वाले हैं? गार्नर और एलार्ड। पौधे में प्रदीप्त कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने किया था। स्टोमाटा पत्तियों की सतहों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या चीज़ ग्रहण करते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सेरोलॉजी निम्न में अध्ययन है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी में। सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो 256 जीवाणुविक निर्मित। 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 256। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति के द्वारा पौधे और जंतु में अभिभेद कर सकते हैं, कोशिका भित्ति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न,
कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? कोल्ड कंडीशनर में रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम है। कौन सा है? एस्पार्टेम है। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु कौन सा है? कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में तो ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु कौन सी है? धातु हो जाएगा पारा। सॉरी, धातु पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारा हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है पारा। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे का विशुद्धतम रूप है। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। तो लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहे का क्या है? विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? बताना है कि इसमें से कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। इसमें से लिथियम की परमाणु संख्या सबसे बड़ी है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फल को जबरदस्ती पकाना है तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब क्या होता है? सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब क्या होता है? जब गर्म किए जाते हैं। जब गर्म किया जाता है तो अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल में 50 डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा? तो 122 डिग्री होता है। इसका फॉर्मूला होता है C/180 F-32 बराबर, एक मिनट सॉरी गलती हो गया। फॉर्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180। इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट। सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस की जगह 50 रख देंगे तो रख के बना देते हैं 50/100 F-32/180। फ़ारेनहाइट में हमको निकालना है। फ़ारेनहाइट में एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 8, 5 से कट जाएगा 10। तो इसको गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा इधर, तो 32 जुट जाएगा और इधर बच जाएगा F। तो कितना हो जाएगा? 122 डिग्री। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये फार्मूला होता है। इसमें भी वही फार्मूला लगा देना है। इसमें भी लगा देना है वही फार्मूला। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो इसका आंसर हम बता देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा इसका 104 डिग्री। संघनन क्या है? संघनन क्या होता है? संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन है। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा देखते हैं। और इसमें क्या दिया है ऑप्शन के अनुसार पानी, इसमें देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है पानी के नीचे पहाड़ी का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। हिमशैल का पता लगाने के लिए, धरती के नीचे है उसका, समुद्र की गहराई का। यानी इसमें एक से अधिक प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है बताना है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, अदिश है या क्या है, ये आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी है? तो ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में नमी को मापना है तो किसका? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। हवा में नमी को मापना है तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो ये है आपका हरित क्रांति की सफलता किस पर है? तो ये हो जाएगा बीजों में उच्च पैदावार किस्म का भी है, पर्याप्त सिंचाई सुविधा से है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक से है, यानी एक से अधिक से है।
एक से अधिक से है हरित क्रांति की सफलता। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है ये बताना है। तो ये क्या है, झारखंड से अधिक है, झारखंड में जितने शिशु मरते हैं उससे अधिक बिहार में शिशु मरणांक दर है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। कब किया, कहाँ किया गया था? बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ये कहाँ पे? तो किसके द्वारा किया गया था? ये सुशील के मोदी के द्वारा किया गया था। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था कौन? सुशील मोदी के द्वारा किया गया था, सुशील मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो जनता सरकार के द्वारा किया गया था, जनता सरकार के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। गरीबी का अंतर दर्शाता है, गरीबी का अंतर क्या दर्शाता है? तो गरीबी का अंतर दर्शाता है कि क्या होता है, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है गरीबी अंतर। यानी गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय के स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर इधर दिया है, ऑप्शन नंबर डी है, नहीं बिहार में हो जाएगा, बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी गलत कथन बताना है। गरीबी रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें से कोई नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा इनमें कोई जो है इसमें सही नहीं है, यानी सब सब क्या है इसमें? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कह रहा है यहाँ, तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा आंसर। एनएसएस द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, तो बिल्कुल लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी है, ये भी सही है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका अनुमान आमतौर पर क्या कहता है? हर 5 साल में लगाया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पद देना चाहिए। यदि किसी विधानसभा का स्पीकर जो है अपना त्याग देना चाहता है, पद का त्याग, तो उसको किसको अपना त्याग पद देना चाहिए यह बताना है। किसको देना चाहिए? तो ये उपाध्यक्ष को देना चाहिए। किसको? उपाध्यक्ष को देना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। न्यूनतम संख्या 40 होती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये किसके पास होता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या, तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या किसको होती है? राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के पास होता है, उसकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो बताना है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है। तो क्या हो जाएगा? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये इसका आंसर जो दिया हुआ है, आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही है, तो इसमें कोई वक्तव्य सही नहीं है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपना देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जो है किसके पास है? विधायी शक्ति के पास है, विधायी शक्ति के पास है।
संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है, क्या चीज़ है, तो यह है राष्ट्रीय हित में है। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है राष्ट्रीय हित में है। कहाँ पे है, क्या है, राष्ट्रीय हित में है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक मौलिक कर्तव्य है। तो किसके तहत है, तो इस संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे क्या कर सकते हैं, झंडा को फहरा सकते हैं। कहीं भी आपका निजी भवन है वहाँ पे झंडा फहरा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कौन सा है मानव अधिकार के संबंध, क्या है, एक मौलिक अधिकार है, तो ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये 343 है। हिंदी को संघ के रूप में मान्यता देता है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद जो है 245 है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 245 है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित है। आठवीं अनुसूची में कौन सी चीज़ वर्णित है, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित है भाषाओं के बारे में। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में है। 10वीं में है दल बदल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है CO2। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो पेन्ना बिहार, ये गलत है, पेन्ना बिहार में नहीं है, बाद बाकी सही है। बलपक्रम ये मेघालय में है। बलपक्रम कहाँ पे है, मेघालय में है। बलपक्रम मेघालय में है। गुइंडी तमिलनाडु में है। गुइंडी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। मोलेम गोवा में है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र वन आच्छादित है, तो ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र है, चंडीगढ़ में। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं, तो ये किसमें पाया जाता है, उल्टा भी और सीधा भी बताना है। तो ये हो जाएगा जीव भार के पिरामिड में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पाए जाते हैं जीव भार के पिरामिड में। जीव भार। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, इसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक दलबदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ये कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई से के संरक्षण से संबंधित है, तो ये महासागर से संबंधित है। ये महासागर से संबंधित है। किससे संबंधित है, महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी, 6 लाख थी। ये कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं, सबसे बड़ा राज्य नहीं है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% नहीं, 2.4% है।
2.4 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 नंबर, ए नंबर सही। 2000 भारत में 2001 से 2011 के में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 2011 तक दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 18.12%, 18.12% जो है 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल के अनुसार कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा क्या है? यह है क्या है? उत्तर से दक्षिण है, यानी उत्तर से दक्षिण है इंग्लैंड में स्थित पिनाई नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दवानल भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दवानल भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो कौन सा है, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है, नहीं को बताना है। तो साइबेरिया नहीं है, साइबेरिया जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है? तो भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु कौन नहीं है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड, ये भूमध्यसागरीय प्रकार का जलवायु नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पम्पास में है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। बाद बाकी मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड में है। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया था। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? तो जापानी सूर्य देवी के आधार पर, जापानी सूर्य देवी के आधार पर। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा के सदृश ग्रह है बुध। चंद्रमा के सदृश यानी चंद्रमा के समान ही दिखाई देने वाला है आकार की दृष्टि से बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अधिकतम को अपसौर और न्यूनतम को उपसौर। निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? निम्नलिखित में से लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। हेमेटाइट ये लोहा का अयस्क है जो बैलाडीला में इसका खनन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर है। लौटते हुए मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? लग रहा है इसमें गलती दिया हुआ है, होना चाहिए लौटते हुए मानसून, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में, ये गलत दिया है आंसर में। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही होगा। ऐसे मेरे अनुसार ऑप्शन ए सही होना चाहिए। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी समानता की तिथि क्या है? सामान्य तिथि क्या है? मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को क्या होती है? मानसून की वापसी हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून। त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है त्रिवार्थ के अनुसार? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्व में, 82.5 डिग्री पूर्व में। भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग है। पूर्व में मूलतः एक भाग क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग है। पूर्व में मूलतः एक भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड जो है पूर्व में मूलतः एक भाग है। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है।
1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तुहफात उल मुवाहदिनी। 1815 में प्रकाशित हुआ था पहली पुस्तक तुहफात उल मुवाहदिनी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। अल हिलाल को किया गया था। किस पत्रिका को? अल हिलाल। निम्न में से वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो ये जगदीशपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये कौन था? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये 1857 के समय कौन था अंग्रेज अधिकारी? इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से शायद कोई नहीं है, देख लीजिएगा एक बार। निम्न में से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? निम्न में से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो कौन दिया था? तो ये दिए थे विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे क्या किए थे? 1857 में विद्रोही को धोखा देने का काम किए थे विश्वनाथ दुबे।